यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का सफाया हो गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इन लोगों ने पढ़ दिया, तो मुझे लगता है कि अब इलेक्शन जो है वो एक तरफा इलेक्शन है। अब यहाँ इलेक्शन सिर्फ पोलिंग और काउंटिंग होना बाकी रह गई है। अब इलाके में काफ़ी हद तक सफाया हो चुका है, अब लोगों को ज़मानत बचाना मुमकिन है। आप उनसे ये पूछिएगा अगली बार जब आपकी मुलाकात हो उनसे कि आपके पास कौन सा तरीका है, आप हमें कायल कीजिए। तो हम सब साथी जो यहाँ के हैं, हम सब एनसी ज्वाइन करने को तैयार हैं, और एनसी को भी छोड़िए, हम सियासत छोड़ने को तैयार हैं। वो हमें अपना सिर्फ रोड मैप बता दें कि वो 370 को कैसे बहाल करेंगे। जिस चीज़ को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जो है वो ख़त्म कर देती है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए मैटर को ओपन नहीं रहने दिया गया। अदरवाइज़ कोई वक्त बदलता, दौर बदलते हैं, सरकारों की मजबूरियां होती हैं, तो हम नेगोशिएट कर सकते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि अगर 370 के साथ किसी को आपत्ति है, प्रॉब्लम है, तो 371 के ज़रिए हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को वो प्रोटेक्शन दी जाए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक फ़िक्स मैच के तहत फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट से जाके उनको जब पता था कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फ़ैसला आना है, वो जाके उस 370 के फ़ैसले पे सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से ठप्पा लगवा के लाए। अब मुझे बता दीजिए, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की असेंबली क्या हिंदुस्तान के पार्लियामेंट से बड़ी है? क्या जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की असेंबली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है? नहीं। जो चीज़ हो नहीं सकती उसके लिए लोगों को झूठे ख्वाब क्यों दिखाने? उमर साहब खुद कहते हैं कि मैं एक चपरासी नहीं बदल सकता, मुझे अपना चपरासी लगवाने के लिए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना पड़ेगा। जब उमर साहब को एक चपरासी ट्रांसफ़र करवाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना पड़ेगा, तो वो 370 कैसे बहाल कर सकते हैं? ये कौन से पावर हो जाएंगे उनके पास के स्पेशल पावर आपको है? हमने 1996 में जम्मू कश्मीर असेंबली ने 2/3 मेजॉरिटी से रिस्टोरेशन ऑफ ऑटोनॉमी फॉर जम्मू एंड कश्मीर एक रेजोल्यूशन पास करके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को भेजा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा, और किसी ने वो रेजोल्यूशन पढ़ा नहीं। उमर साहब उस वक़्त मरकज़ में वज़ीर ख़ारजा रहे, और तब नहीं किसी ने रेजोल्यूशन पढ़ा जो एक यूनियन टेरिटरी नहीं, स्टेट का रेजोल्यूशन था, स्टेट असेंबली का रेजोल्यूशन था। और जम्मू कश्मीर की असेंबली बहुत पावरफुल असेंबली हुआ करती थी। तो आज यूनियन टेरिटरी, हम दिल्ली वाला हाल देख लें। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से और बिलखुसूस इस इलाके के लोगों से बात करूंगा कि हमारे मुश्किलात हैं, हमारे मसाइल हैं, हम पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जंगलों के हकूक़ लोगों को चाहिए। हमारे लोग जंगल में रहते हैं, उनको आके फॉरेस्ट के लोग तंग करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर में लाया, और फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत लोगों को ज़मीनों के मालिकाना हकूक़ मिलने थे। लेकिन जो पिछले ट्राइबल पे कब्ज़ा करके बैठे रहे पिछले 4 साल 5 साल, उन लोगों ने फॉरेस्ट राइट के एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे नहीं की। तो हमारा यही है कि हमें जब इक़्तिदार मिले, हमें जीते, जब हमारी सरकार बनती है, अगर हमारी सरकार नहीं भी बनती 1 मिनट के लिए, तो जो यहाँ पे गवर्नमेंट होगी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़रिए होगी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंटी होता है, और वो कानून और संविधान के मुताबिक जो है वो यहाँ के लोगों के जो मसाइल यहाँ के लोगों के नुमाइंदे उठाएंगे, उन मसाइल को वो हल करेंगे। सर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती साहिबा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए कहा कि तुम करो तो हलाल, हम करें तो हराम। उन्होंने 1987 का हवाला देते हुए जमात इस्लामी के हवाले से बात किया। सर, इसके हवाले से देखिए, जहाँ तक महबूबा जी का स्टेटमेंट है, मैंने सुना नहीं है इसके बारे में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्तन फ़वक्तन अपने स्टैंड जो है वो बदलती रहती है। वो हर बार वो अपने उनके ट्विस्ट होते हैं, और ये हकीकत है। मैं ये कहता हूँ, मैंने अक्सर कहा है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ हाथ मिलाती है तो वो हलाल है, वो जायज़ है। लेकिन जब चौधरी जुल्फ़िकार बीजेपी के साथ हाथ मिलाए तो वो काफिर हो जाता है।